मजबूती से अपनी सफाई देता है और कसम खाकर कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। काफी देर सोचने के बाद अमन उस पर भरोसा करने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही उसे एक मैसेज भी देता है। वह चाहता है कि डॉनी जाकर निक को बताए कि उनका अगला एक्शन शुक्रवार को होने वाला है। डॉनी इस मौके का फायदा उठाकर निक से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने पहले उसे क्यों फंसाया। निक जवाब देता है कि यह सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। डॉनी उसके इस जवाब से चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे अमन के प्लान की तारीख बता देता है, हालांकि टारगेट के बारे में कुछ साफ नहीं करता। उसी रात निक एक बार में जाता है जहां एक डांसर उससे बात करने आती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगली सुबह कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जब अमन अपने घर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड घबराई हुई हालत में कमरे की तरफ भागती है और कुछ ही देर में निक भी बिना कपड़ों के वहां से बाहर निकलता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। माहौल बेहद अजीब हो जाता है, लेकिन अमन गुस्सा करने के बजाय खुद को शांत रखता है और ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब इस बड़े प्लान को अंजाम देना होता है। शुरुआत में अमन का इरादा फेडरल बैंक को टारगेट करने का ही था, लेकिन आखिरी समय पर वह अपना प्लान बदल देता है। इस बार वह खुद डॉनी को एक बंदूक देता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो वह गोली नहीं चलाएगा। दूसरी तरफ निक भी पूरी तैयारी में लगा हुआ होता है। हालांकि डॉनी ने उसे असली टारगेट के बारे में नहीं बताया होता, लेकिन निक को पूरा यकीन होता है कि अमन इतना बड़ा रिस्क लेकर फेडरल बैंक पर हमला नहीं करेगा। इसलिए वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। उसे ज्यादा भरोसा अमन की गर्लफ्रेंड से मिली जानकारी पर होता है, जिसके आधार पर वह अपनी टीम के साथ एक दूसरे बैंक के पास पहले से ही घात लगाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध गाड़ी वहां पहुंचती है, जिससे पूरी तरह हथियारों से लैस नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं। निक उन्हें तुरंत पकड़ने की बजाय इंतजार करता है ताकि वे रंगे हाथों पकड़े जा सकें। जैसे ही 4 लुटेरे बैंक के अंदर घुसते हैं, वे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में कर लेते हैं और बंदूक के दम पर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद वे बैंक के सभी कैमरों को तोड़ देते हैं ताकि कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। बैंक मैनेजर समेत सभी लोगों को हॉल में बैठा दिया जाता है। अमन सबको साफ साफ कहता है कि अगर वे लोग शांति से उनकी बात मानेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। इसके बाद सभी के मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और बाहर की तरफ देखने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता है। फिर अमन बैंक मैनेजर को अलग ले जाकर उससे एक अजीब काम करवाता है। वह उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। यह बात खुद मैनेजर को भी अजीब लगती है, क्योंकि आमतौर पर लुटेरे पुलिस से बचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। फोन पर अमन पुलिस से मांग करता है कि 1 घंटे के अंदर उन्हें $10 मिलियन कैश और एक फ्यूल से भरा हुआ हेलीकॉप्टर दिया जाए, नहीं तो हर 1 घंटे में एक एक करके बंधकों को मार दिया जाएगा। साथ ही वह चेतावनी देता है कि अगर पुलिस ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वे तुरंत किसी को भी मार सकते हैं। मजबूर होकर मैनेजर वही करता है जो उससे कहा जाता है। बाहर खड़ा निक यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। वह सोच रहा था कि इस बार वह अमन को चौंका देगा, लेकिन उल्टा अमन ने ही उसे एक कदम पीछे कर दिया था। कुछ ही देर में आसपास की पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन निक उन्हें रोक देता है और बताता है कि वह पिछले कई हफ्तों से इस गैंग का पीछा कर रहा है और अब वह बिना सोचे समझे कोई गलती नहीं करना चाहता। अंदर अमन के लोग एक बड़ा बैग लेकर बैंक के वॉल्ट की तरफ जाते हैं और मैनेजर से उसे खुलवाते हैं। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें कोई नेगोशिएटर नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। इस पर अमन गुस्सा हो जाता है और बिना ज्यादा बहस किए एक बंधक को पकड़ लेता है। वह आदमी समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह बार बार अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अमन उसे गोली मार देता है। इस घटना के बाद बाहर खड़ा निक गुस्से से भर जाता है। अब पुलिस भी इस मामले को हल्के में नहीं लेती और पूरी गंभीरता से काम करने लगती है। वे अमन को बताते हैं कि उसकी मांगी हुई चीजें पहुंचने में 90 मिनट लगेंगे। अमन इस बात से संतुष्ट हो जाता है। इसी बीच स्पेशल फोर्स की टीम भी वहां पहुंच जाती है और पूरे बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद अमन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लगता। उल्टा वह आराम से निक को फोन करता है और उससे बात करता है। उसकी यह शांति निक को और ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इतनी मुश्किल स्थिति में भी अमन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। इसी दौरान जब बाहर पुलिस रेस्क्यू प्लान बना रही होती है, अंदर अमन का एक साथी चुपचाप बैंक के अंदर अलग अलग जगहों पर बम सेट कर चुका होता है। अचानक जोरदार धमाका होता है, जिससे बाहर खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। किसी को समझ नहीं आता कि लुटेरे खुद ही बैंक को क्यों उड़ा रहे हैं। असल में यह सब सिर्फ एक चाल होती है। अमन का असली निशाना वही फेडरल बैंक होता है। उसका हैकर साथी कई दिनों से उस बैंक के अंदर की बातचीत सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसी दिन दोपहर 3 बजे एक बड़ी रकम दूसरे बैंक से फेडरल बैंक में ट्रांसफर होने वाली है।
उधर निक धमाके के बाद बैंक के नक्शे और शहर की प्लानिंग को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एक बहुत जरूरी चीज का पता चलता है। उस बैंक के नीचे से एक सीवर पाइपलाइन गुजरती है और फिर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अमन और उसकी टीम इस धमाके का इस्तेमाल करके पहले ही वहां से भाग चुके हैं। निक को यकीन हो जाता है कि लुटेरे अब यहाँ नहीं हैं। वह बाकी सबकी बातों को नजरअंदाज करके अकेले ही बैंक के अंदर घुस जाता है। उसके साथी उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके करीबी लोग जानते हैं कि वह कुछ सोचकर ही ऐसा कर रहा है। अंदर जाकर वह देखता है कि सभी बंधक एक लाइन में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भी लुटेरा मौजूद नहीं होता। जब वह और अंदर जांच करता है तो पता चलता है कि जिसे गोली मारी गई थी वह बंधक असल में मरा नहीं था। सब कुछ एक ड्रामा था। आखिरकार जब वे वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं तो फर्श में एक बड़ा छेद दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि लुटेरे उसी रास्ते से सीवर में उतरकर भागे हैं। अब सारा खेल समझ में आने लगता है। असली प्लान कहीं और चल रहा था। अमन और उसका एक साथी पहले ही अपनी अगली स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। वे दोनों खुद को बैंक के कैश ट्रांसपोर्ट स्टाफ की तरह तैयार कर लेते हैं और उसी कैश वैन का इस्तेमाल करते हैं जिसे उन्होंने पहले लूटा था। बस इस बार उन्होंने उसका रंग बदलकर सफेद कर दिया होता है ताकि कोई पहचान न सके। वे आराम से फेडरल बैंक के अंडरग्राउंड एंट्री गेट तक पहुंचते हैं, जहां पहले से बनाए गए नकली डॉक्यूमेंट्स और पहचान पत्र दिखाकर वे सिक्योरिटी के 2 लेयर पार कर लेते हैं। उनकी हर हरकत बैंक के कैमरों में रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि किसी को शक नहीं होता। वहां मौजूद स्टाफ के सामने वे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे वे रोज का काम कर रहे हों। वे पैसे के बॉक्स उतारते हैं जिनमें वही नकदी होती है जो उन्होंने पहले स्टेडियम से लूटी थी। नियम के अनुसार इन बॉक्स को बैंक के अंदर गिनती के लिए भेजा जाता है और उसी दौरान अमन और उसका साथी एक वेटिंग रूम में बैठा दिए जाते हैं ताकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे वापस जाकर बॉक्स ले सकें। दूसरी तरफ निक अब तक सीवर के रास्ते का पता लगा चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि अमन की असली मंजिल यही फेडरल बैंक है। वह तुरंत अपनी टीम को लेकर उसी दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन अमन का प्लान और भी ज्यादा चालाक होता है। उन पैसों के बॉक्स के अंदर असल में सिर्फ कैश नहीं होता, बल्कि उन्हीं में छिपा होता है डॉनी। जैसे ही सही समय आता है, अमन का दूसरा साथी दातो, जो पहले से बैंक की पावर सप्लाई एरिया में पहुंच चुका होता है, अचानक मुख्य बिजली काट देता है। बैंक में तुरंत इमरजेंसी पावर तो चालू हो जाती है, लेकिन उससे जुड़े सारे नेटवर्क डिवाइस जैसे कैश काउंटिंग मशीन और श्रेडिंग सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में अंदर के सभी कर्मचारियों को बाहर निकलना होता है, लेकिन अमन और उसका साथी वेटिंग एरिया में होने की वजह से वहीं रुक जाते हैं। उसी समय अमन डॉनी को एक्टिव होने का सिग्नल देता है। डॉनी, जो अभी तक एक कैश बॉक्स के अंदर छिपा हुआ था, बाहर निकलता है। उसने डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है ताकि अगर कोई देख भी ले तो शक न हो। वह तुरंत अपने पास रखा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस चालू करता है, जिससे उस कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब उसके पास बहुत कम समय होता है, इसलिए वह बिना 1 सेकंड गंवाए काम में लग जाता है। वह उन पुराने नोटों को बड़े बड़े काले बैग में भरना शुरू करता है, जिनके सीरियल नंबर पहले ही सिस्टम से हटाए जा चुके होते हैं। यही वो पैसा होता है जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। वह एक के बाद एक कई बैग भरता है और फिर उन बैग्स को उसी मशीन के आउटलेट से नीचे फेंक देता है, जहां से आमतौर पर कटा हुआ कचरा बाहर जाता है। नीचे पहले से खड़ी कचरा गाड़ी में ये सारे बैग गिरते जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वह दर्जनों बैग भर देता है और अपना काम पूरा कर लेता है। फिर वह अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी उन्हीं बैग्स में छिपा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उसी दौरान असली स्टाफ को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वे चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक डॉनी अपना काम खत्म कर चुका होता है और फिर से छिप जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली भी वापस आ जाती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। स्टाफ दोबारा पैसों की गिनती करता है और भले ही उन्हें हल्का सा फर्क महसूस होता है, लेकिन कागजों में दर्ज रकम बिल्कुल सही निकलती है, इसलिए वे ज्यादा गहराई में नहीं जाते। इसी बीच अमन और उसका साथी आराम से अपने बॉक्स वापस ले लेते हैं और बिना किसी शक के वहां से निकल जाते हैं। नीचे खड़ी कचरा गाड़ी भी धीरे धीरे बैंक से बाहर निकल जाती है, जिसमें असली पैसा छिपा होता है। दूसरी तरफ डॉनी वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते ऊपर की तरफ निकलता है और बैंक के दूसरे फ्लोर के एक वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां उसने पहले से अपने कपड़े और खाना छिपा कर रखा होता है। वह आराम से खुद को नॉर्मल दिखाता है, खाना उठाता है और ऐसे बाहर निकलता है जैसे वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। बाहर मौजूद सिक्योरिटी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी एंट्री का रिकॉर्ड ठीक से नहीं मिलता, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं होता और वह सामान्य दिखता है, इसलिए वे उसे जाने देते हैं। उधर बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन असल में करोड़ों डॉलर का खेल खेला जा चुका होता है।
अब अमन और उसकी टीम बैंक से निकलकर कचरा गाड़ी का पीछा करते हैं। उनका प्लान होता है कि सही जगह पर गाड़ी रोककर सारा पैसा निकाल लें, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि असली खेल उनके साथ ही खेला जा चुका है। वे गाड़ी को रुकवाते हैं, ड्राइवर को धमकाकर नीचे उतारते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बैग्स निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी वक्त डॉनी की तरफ से कुछ हलचल होने लगती है। दरअसल डॉनी को पहले ही पकड़ लिया गया होता है और निक उसे जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है। डॉनी को बुरी तरह दबाव में लेकर आखिरकार उससे निकलवाया जाता है कि अमन अगला कदम कहां लेने वाला है। वह कचरा डंपिंग एरिया की लोकेशन बता देता है। इसी बीच अमन के हैकर साथी का भी फोन आता है, जो पूछता है कि अब उसे कहां आना चाहिए ताकि वह भी उनके साथ जुड़ सके। लेकिन अमन इस बार उसे साफ जवाब नहीं देता, क्योंकि अब वह पैसे को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। यह साफ दिखाता है कि अब गैंग के अंदर भी भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उधर अमन के साथी तेजी से कचरा गाड़ी से बैग्स निकालने लगते हैं। वे अपने नकली कपड़े और पहचान के सारे निशान भी वहीं खत्म कर देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी निक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है। कुछ ही देर में दोनों तरफ आमना सामना हो जाता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिससे अमन और उसके साथियों के पास भागने का कोई साफ रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वे सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं और फुल बैटल मोड में आ जाते हैं। दूसरी तरफ निक भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह अपने लोगों को साफ आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें रोका जाए। इसके बाद शुरू होती है एक बेहद खतरनाक और जबरदस्त गोलीबारी, जहां दोनों तरफ के लोग प्रोफेशनल फाइटर्स की तरह लड़ रहे होते हैं। गोलियां लगातार चल रही होती हैं, गाड़ियां टूट रही होती हैं और आम लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस मुठभेड़ में अमन का एक करीबी साथी मारा जाता है, जबकि निक की टीम का भी एक आदमी जान गंवा देता है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। हालात और खराब होते जाते हैं। अमन और उसका एक आखिरी साथी बचते हैं और वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। भागते वक्त अमन का साथी भी मारा जाता है और अब मैदान में सिर्फ अमन बचता है। निक उसके पीछे पीछे लगातार दबाव बनाए रखता है। अमन एक हल्की मशीन गन लेकर जवाबी फायर करता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जाते हैं। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। निक धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अमन अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी बार फायर करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। निक भी समझ जाता है कि अमन के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन अमन हार मानने को तैयार नहीं होता। वह खाली बंदूक ही निक की तरफ तान देता है, जैसे वह चाहता हो कि निक उसे गोली मार दे और उसका अंत यहीं हो जाए। निक बिना देर किए उसे गोली मार देता है और इस तरह इस पूरी खतरनाक गैंग का अंत हो जाता है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेती है, लेकिन जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसे एक और झटका लगता है। डॉनी, जिसे उसने गाड़ी में बंद करके रखा था, वह वहां से गायब हो चुका होता है। किसी को समझ नहीं आता कि वह कैसे भाग निकला, और जब वे कचरा गाड़ी से निकाले गए पैसों की जांच करते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। उन बैग्स में असली पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ कटा हुआ कागज और बेकार टुकड़े होते हैं। असली पैसा तो कहीं और ही जा चुका होता है। अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल इस पूरे प्लान का असली मास्टरमाइंड अमन नहीं, बल्कि डॉनी था। उसने बहुत पहले से यह सब सेट कर रखा था। वह जिस बार में काम करता था, वहां अक्सर फेडरल बैंक के कर्मचारी आते थे और वहीं से उसने धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा की थी। उसने अमन को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि पूरा शक उसी पर जाए। यहाँ तक कि कचरा गाड़ी का ड्राइवर भी पहले से उसका आदमी था, जिसने सही समय पर गाड़ी बदल दी और असली पैसे को दूसरी दिशा में भेज दिया। अमन और उसकी टीम को आखिर तक यह समझ ही नहीं आया कि उनके साथ असली खेल खेला जा चुका है। निक भी इस पूरे खेल में इस्तेमाल हो गया। वह अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ता रहा, लेकिन असली फायदा किसी और को मिला। आखिर में सिर्फ डॉनी ही बचता है, जो सारा पैसा लेकर गायब हो चुका होता है। कुछ समय बाद लंदन के एक बार में वही डॉनी एक नए नाम से काम करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी नजर अब एक और बड़े टारगेट पर होती है, एक बड़ी डायमंड डील पर। इससे साफ हो जाता है कि उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।